मतलब गांव और खानदान की पहली लड़की जिसने 12th के बाद ग्रेजुएशन हम्म। के लिए यूपी बिहार या छोटे छोटे गांव से आने वाले बच्चे हैं ना, वो इस इकोसिस्टम में फिट नहीं होंगे। और हम्म। हमारे लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो जनजातीय समुदाय से आते हैं। तो हम्म। इन बच्चों का एक्सप्रेशन कैसे बाहर आए, बच्चे किस तरह से रहें और बच्चे की एजेंसी क्लासरूम में डेवलप हो पाए, क्योंकि आपने गांव में देखा होगा कि स्कूल और समुदाय दोनों में बड़ा गैप हो जाता है। वो अभी बहुत आराम से जेंडर पे बातचीत कर पाते हैं। वो बहुत आराम से, लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ मृत्यु पे, डेथ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर वो तो हम्म। जीवन का सच है। तो लाइब्रेरी सिर्फ उसके पढ़ने लिखने के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the country or in the world. We are back with another conversation, and this time we have Kiran Tiwari from Upkram. Welcome, Kiran, आज की पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच महाला, एंड थैंक यू सो मच आपने हमें इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। किरण का जर्नी दोस्त वो वॉचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। किरण अपने गांव से पहली लड़की हैं। डाला गांव है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, जहां से पहली लड़की हैं जिन्होंने यूजी करी, अंडर ग्रेजुएट करी। उसके बाद ये दिल्ली आ गई और वहां से उन्होंने मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स किया। और ये बातचीत है समवेयर अराउंड 2014-15। उसके बाद किरण ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का एक फेलोशिप रन होता है, वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया चंपावत उत्तराखंड में। 2-3 साल काम किया, बट समझ में आया कि कुछ सिस्टम में और बेहतर हो सकता है। कुछ जो पीछे जिस गांव से, जिस डिस्ट्रिक्ट से किरण आ रही हैं, वहां पे बहुत चैलेंज है, बहुत सारा अभिव्यक्ति का है, बहुत सारा बेसिक लिटरेसी, जो मिनिमम लर्निंग लेवल्स हैं, उन सब का प्रॉब्लम रहा। तो किरण को लगा कि वापस गांव शहर जाना चाहिए और समथिंग मीनिंगफुल शी शुड स्टार्ट। और इसी दौरान 2018 में उपक्रम इन्होंने को फाउंड किया निखिल सेठी के साथ में। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9 साल हो गए एक डाला गांव से निकली हुई young women starting, co-founding and leading the change. So inspirational, किरण। आप थोड़ा अपनी स्टोरी के बारे में भी हमें बताइए, कैसे ये आइडिया आया उपक्रम का, और आज उपक्रम क्या कर रहा है, कैसे चेंज ला रहे हो आप। क्लासरूम में हो, एजुकेशन में हो, इकोसिस्टम में हो, किस तरह का बदलाव आप ला रहे हैं। जी महाला, तो जब आपने बोला ना डाला, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी कि डाला में मेरे पापा आए, और मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक चोपन ब्लॉक में ही, जहाँ हम काम कर रहे हैं, बर्दिया गांव है, मैं वहां से हूँ और यहाँ पे पापा शिफ्ट हुए। तो बर्दिया जो हमारा पूरा गांव है, वहां से मैं कह सकती हूँ कि पहली लड़की हूँ, खानदान की भी पहली लड़की, मतलब गांव और खानदान की पहली लड़की जिसने 12th के बाद ग्रेजुएशन हम्म। के लिए गई। और ग्रेजुएशन उसने अपने जगह से नहीं किया, जैसे तमाम बच्चियां हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है तो Correct। वहां से करते हैं। हम्म। तो मुझे था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी, बड़ा है, मुझे अच्छा करना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, तो ग्रेजुएशन के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा। हमारे लिए बनारस एक बड़ा शहर है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो वहां जाने का एक मौका मिला। तो एक ये शुरुआत यहाँ से हुई है। और मैं उपक्रम की बात करूं कि उपक्रम का बीज, मुझे लगता है कि जो मेरी अपनी जर्नी रही है, जो मेरा स्ट्रगल रहा है, वो हम्म। वहीं से पड़ गया था। पर उसको वो कहते हैं ना कि बीज में जब आप खाद पानी डालते हो, एक बड़ा पौधा बनने में समय लगता है। तो वो पौधा बनने में थोड़ा समय लगा, और पर वो पौधा बना 2018 में। दरअसल जब यहाँ से मैं पढ़ने के लिए गई, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ये एडमिशन भी बहुत इजी नहीं था। मैं जिस स्कूल में पढ़ी, जैसे माहौल में रही, तो मेरा पूरा एक साल इसलिए भी खराब हुआ कि मुझे एक्सपोजर नहीं था। हम्म। हमारे यहाँ ओएमआर शीट के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने के लिए गई, तो ओएमआर शीट की जगह मैंने क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक टिक कर कर दिए। दिए। हाँ, और मेरी कॉपी कभी इवेल्युएट नहीं हो पाई। और मेरे लिए, और मुझे ये था कि मैं टॉप 3 बच्चों में तो जरूर आऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी। हम्म। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं 103 104 डिग्री बुखार में एग्जाम लिख सरकारी रहे थे, बस में हाँ। बैठ करके इलाहाबाद गई, 6 घंटे की यात्रा करके। तो वो जो
मेरे लिए वो सबसे बड़ा झटका था पहला कि एक साल पूरा खराब हुआ। फिर जब कॉलेज में एडमिशन दूसरे साल मैंने बनारस में लिया तो हो गया। और ओएमआर शीट के बारे में भी पता चल गया था कि क्या होता है और कहाँ टिक करना है। तो करेक्ट। इस तरह से ये जर्नी थी। फिर जब मैं एमबीए के लिए दिल्ली गई तो एक कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रही थी, फाइनेंस में किया, वहां पे हमारी कम्युनिकेशन की जो हमारी प्रोफेसर टीचर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो जो थी, उन्होंने एक बड़ा बुरा सा स्टेटमेंट दिया था हम बच्चों को कि ये जो यूपी बिहार या छोटे छोटे गांव से आने वाले बच्चे हैं ना, वो इस इकोसिस्टम में फिट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो इसलिए इनके लिए ये इकोसिस्टम नहीं बना है। मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि ये जो स्टेटमेंट आया है, मतलब मैं तो अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने किसी तरह मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। और वो भेज पाए, उनके पास थोड़ी सहूलियत थी, थोड़ा वो इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो मेरे ही क्षेत्र के हैं और जिनके पास ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए तो वो उपक्रम का बीज वहीं से था। कहते हैं ना, गांधी जी को जब अंग्रेजों ने ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंका तो उनको एहसास हुआ। वही मुझे लगता है कि ये सारे एहसास हम सबको इसी टाइम पे होते हैं। तो उपक्रम वहां से शुरू हुआ। मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की फेलोशिप में निखिल मिले, और निखिल से मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती थी। मैं निखिल को अपने बारे में बताती थी और निखिल से हमेशा शेयर करती थी कि हम कुछ कर सकते हैं क्या अपने क्षेत्र के लिए। मैं चाहती हूँ कि वहाँ कुछ बेहतर हो, और बेहतर क्या, वो शिक्षा ही बेहतर हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा है जिसकी वजह से मुझे आज मैं महिला के साथ बैठ के यहाँ बातचीत कर पा रही हूँ। तो उस एजुकेशन ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो उसी एजुकेशन को लेके मैंने बात किया कि हम इसी पे काम कर सकते हैं, इसमें हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो 2018 में निखिल और मैंने और मेरे एक दोस्त थे जो बाद में वो चले भी गए, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां थी, तो हम दो लोगों ने फिर इसको लेके आगे बढ़ाया। उपक्रम क्या करता है, तो उपक्रम बच्चों में देखा जाए तो बहुत साधारण है, पढ़ना लिखना सीखना, पर हम कक्षा में सिर्फ बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में काम करते हैं, जिसको नीति आयोग ने 20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया। और क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं खुद भी जब 2005 में मौका मिला पढ़ने का, ग्रेजुएशन करने का, तो ये स्थितियां आपको समझ में आ रही होंगी कि जो परिवार थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा भी स्ट्रांग होगा वो भी अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजता था या ग्रेजुएशन नहीं करवा पाता था। तो अभी भी यही हालत है हमारे सोनभद्र की। हमारे लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो जनजातीय समुदाय से आते हैं। तो इन बच्चों का एक्सप्रेशन कैसे बाहर आए, बच्चे किस तरह से हमारे सामने अपना नाम बताने में भी झिझकते थे, लेकिन आज जब आप हमारे बच्चों के साथ मिलेंगे तो हमारे बच्चे आपको कहानियां सुनाते हुए मिलेंगे, अपने गांव के बारे में बताते हुए, अपनी लाइब्रेरी का विजिट कराते हुए मिलेंगे। और वो इस तरह की कहानियां लिख रहे हैं कि वो पब्लिश हो रही हैं अमर उजाला जैसे अखबारों में यहाँ के। तो हम लोग कक्षा में बच्चों के साथ काम करते हैं उनके फाउंडेशनल लैंग्वेज लिटरेसी के ऊपर, पर हम चाहते हैं कि उनके एक्सप्रेशन से बच्चा एक्सप्रेस करे और बच्चे की एजेंसी क्लासरूम में डेवलप हो पाए। तो हम 1 to 5th के बच्चों के साथ यहाँ पे काम करते हैं। ग्रेट। मैं आपकी वेबसाइट पे कुछ देख रहा था, आप थोड़ा सा और बातचीत कर पाए? ये अभिव्यक्ति और एक आपका पढ़ने की घंटी, ये सब क्या इंटरवेंशन आप कर रहे हैं? और पढ़ने की घंटी क्या है, कैसे आप देखते हो? क्योंकि हमारे लिए थोड़ा नया है कि अभी तक हमने यही सुना है कि मिनिमम लर्निंग लेवल पे काम करते हैं, और यहाँ पे आपसे बात करके थोड़ा लग रहा है कि कुछ जो हम समझ रहे हैं उससे भी पहले का प्रॉब्लम है। इफ समवन इज पढ़ने की घंटी, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बाकी तो आप बताइएगा कि शायद बच्चा क्लास में आने से भी कुछ हिचक रहा होगा या आ नहीं रहा होगा, पर आप कैसे ये पढ़ने की घंटी से आप क्या प्रोग्राम है, कैसे आपके दिमाग में आया ये? तो जैसे हम लोग स्कूल में काम करते हैं तो हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। अभिव्यक्ति, जिसके बारे में मैं बात करी थी, तो अभिव्यक्ति एक इंटेंस प्रोग्राम है जहाँ पे हम एक गांव के स्कूल में काम करते हैं, गांव हम्म। का प्राथमिक विद्यालय, जिसको हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो। और हम्म। उसमें सिर्फ बच्चे का की लर्निंग आउटकम ही इम्प्रूव नहीं होना चाहिए,
जो स्कूल के प्रोसेसेस हैं वो बेहतर हों। जैसे अगर हमने टाइम टेबल बनाया है तो हम टाइम टेबल को कम से कम ठीक तरीके से रोज फॉलो कर पाएं, कि हिंदी के पीरियड में हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, तो एक डिसिप्लिन जो स्कूल का है हम उसको मेंटेन कर पाएं। हमें कई बार समझ में आया कि जो हमारे यहाँ पीटीएम्स हैं, हम्म। एसएमसीज है, वो बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। हम्म। तो अभिव्यक्ति, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम रोज स्कूल में काम कर रहे हैं, सप्ताह के 5 दिन, सुबह से लेके जब तक स्कूल चलता है, हम चाहते हैं कि पीटीएम जैसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्कूल के लिए, पीटीएम जैसी व्यवस्था रेगुलर हो, पीटीएम हम्म। रोज हो। तो हमने अभी उसको मंथली बहुत अच्छे से रेगुलराइज करना शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छे से थीमेटिक हो रहा है। हम्म। एसएमसीज अपने टाइम से हो रही हैं। इसके अलावा हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो वो लाइब्रेरी हम बच्चों के लिए बना पाए, क्योंकि आपने गांव में देखा होगा कि स्कूल और समुदाय दोनों में बड़ा गैप हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि स्कूल और समुदाय का जो गैप है उसको हम भरें, और हम्म। दोनों मिलके साथ काम करें। क्योंकि जब हम समुदाय के साथ बात करते हैं तो उनको लगता है कि समुदाय में ये स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, वो सरकार का है, वो उनके तरीके से चलता है, हम्म। पर हम समाज की जिम्मेदारी है कि हम उन तरीकों में हम भी शामिल हों। और हम्म। मेरे गांव का स्कूल है, तो वो धीरे धीरे हमने उस गैप को भरा है। तो अभिव्यक्ति क्लासरूम से निकल के अभिव्यक्ति वाले पूरे प्रोग्राम में, अगर हम करिकुलम की बात करें, तो हमारा बच्चा सेल्फ पे काम कर रहा है, और हम्म। सेल्फ के बाद वो स्कूल को बेहतर करने के तरफ जाता है, और स्कूल से फिर वो उसका समुदाय को कैसे बेहतर करने की प्रक्रिया में शामिल हो। और हमने इसका पूरा एक करिकुलम बनाया है स्टोरी टेलिंग पेडागोजी पे। तो ये बहुत हमने लगभग मेरी टीम ने कम से कम 1000 किताबें जो चिल्ड्रन लिटरेचर की होती हैं हमने वो पढ़ा। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो बेहतर किताबें हो सकती हैं हम उसको लेकर के आए। तो इसमें बहुत सारी सुंदर किताबें हैं, पराग ऑनर लिस्ट में बहुत सारी किताबें आई थी। फिर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की और एनबीटी की, एकतारा ट्रस्ट की, एकलव्य की, हम्म। कथा की, तो ऐसे बहुत सारे, तुलिका प्रकाशन, ऐसी बहुत सारी किताबों को हमने शामिल किया। तो सिर्फ किताबें शामिल करना हमारा काम नहीं था, हमारा काम है कि हम उन किताबों को लेके आए जो इशू बेस्ड हो। इशू बेस्ड मतलब कि हमारे समुदाय की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर वो बात कर पाए, और हम उसी से डायलॉग बनाते हैं बच्चे के साथ में। और डायलॉग होता है तो जैसे हमारे यहाँ बच्चे 1 to 5 के बच्चे हैं, हम्म। वो अभी बहुत आराम से जेंडर पे बातचीत कर पाते हैं। वो बहुत आराम से, लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ मृत्यु पे, डेथ पे बात नहीं करनी चाहिए, पर वो तो हम्म। जीवन का सच है। तो हम लोग उस डेथ के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास बहुत सारे हम्म। डेथ को देखते हैं, बच्चा एक्सपीरियंस करता है, तो वो बात क्यों नहीं कर सकता। हम्म। इनकी हाइजीन पे हम बात करते हैं कि आपके सिर्फ राइट्स पे ही बात मत करो, आपकी जो ड्यूटीज हैं उस हम्म। पे भी बात करो। तो बच्चे राइट के साथ साथ अपनी ड्यूटीज को भी पहचाने। तो इस तरह की किताबों को शामिल करते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन काम को लेके नहीं होना चाहिए। हम्म। तो बहुत सारी किताबें हमें उस तरफ से इंगेज हम कर पाते हैं। तो अभिव्यक्ति यही है कि जब हम कुछ इस तरह का देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, या मुझे यहाँ पे आवाज उठानी है, या मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इस बात को अपने टीचर को, अपने मेरे साथ रहने वाले बच्चों को, या जो लोग आ रहे हैं उनको हम्म। मैं बता पाऊं। अगर मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन सिर्फ क्यों रसोई का काम करे, मैं भी उसको हम्म। मदद कर सकता हूँ, तो मैं अपने माता पिता से ये बात कह पाऊं, वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अभिव्यक्ति सिर्फ स्कूल के अलावा बाहर बच्चा करे, और वो अभिव्यक्ति ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। बच्चे कहानियां भी लिखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, तो ये अभिव्यक्ति है। पढ़ने की घंटी का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। तो हम्म। उन्होंने उसमें बात कही है कि हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबका एक पीरियड रखते हैं, लेकिन हम्म। हमने कभी लाइब्रेरी के लिए, खासतौर से हम जिस समाज में रह रहे हैं, लाइब्रेरी को लेके बहुत जागरूकता नहीं है। हम्म। तो फिर। हम लाइब्रेरी के लिए एक पीरियड क्यों नहीं रखते। तो उन्होंने पढ़ने की घंटी बोला, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ने की घंटी वहीं से आया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोजर आप नहीं दे पाते हैं बहुत सारी चीजों से। लेकिन जब हम किताबों का एक्सपोजर देते हैं तो बच्चा बहुत सारी दुनिया को एक्सप्लोर करता है किताबों के माध्यम से। तो लाइब्रेरी सिर्फ उसके पढ़ने लिखने के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। हम हम्म, लाइब्रेरी बना रहे हैं कि उसके लिए एक बड़ी बच्चे के लिए एक बड़ी सी खिड़की खुले, और उस हम्म, खिड़की के बाहर की वो दुनिया को बहुत अपने नजरिए से देखे। तो किताबें उसको, लाइब्रेरी उसको वो नजरिया देने के लिए है। और वो नजरिया कोई किरण माहाला या कोई और ना थोप दे, वो नजरिया बच्चा खुद डेवलप करे। इसलिए हमने पढ़ने की घंटी प्रोग्राम किया। और हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने की घंटी मिले। हम्म, लाइब्रेरी स्टैब्लिश करें, पढ़ने की घंटी उनको हर रोज मिले, हर रोज बच्चा जाए। और हम पढ़ने की घंटी में एक और चीज करते हैं कि क्योंकि सरकारी स्कूल है तो हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है। और सही बात है, टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। हम्म, टीचर्स पढ़ाते भी हैं लेकिन उनके साथ एमडीएम भी देखना होता है, उनको जनगणना भी करना होता है, पशुगणना भी करना होता है। तो वो बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं। तो हम फोर्थ फिफ्थ के बच्चों की लीडरशिप तैयार करते हैं कि हम्म, वो लाइब्रेरी को, यानी पढ़ने की घंटी को, खुद से वो बच्चे लेके आगे बढ़े, वो संचालित करें, वो लेके अपने से छोटे बच्चों को लेकर के जाएं। और कैसे, तो वो बच्चों को पता है कि लाइब्रेरी में कैसे जाना है। उनको लैंडिंग कार्ड होता है जिसमें बच्चे अपना अपने नाम का एक कार्ड बनाते हैं और उसमें पढ़ी हुई किताबों को लिखते हैं, हर रोज हम्म, कितनी किताबें पढ़ी, तो वो बच्चों को पता है कब कैसे लेना है। हम्म। एंट्री कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे पढ़ने की घंटी में करते हैं। और बच्चे खूब किताबें पढ़ रहे हैं पढ़ने की घंटी से। बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मुझे याद है, मैं नवोदय जाने से पहले मेरे मामा जी के यहाँ पे गांव की कोई लाइब्रेरी थी, तो उसमें जाते थे 2 महीने की छुट्टी में रहते थे। बहुत इंटरेस्टिंग काम आप कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाह रहा था, आप अभी उपक्रम सोनभद्र के अलावा या सोनभद्र में ही आप काम कर रहे हैं? कितना स्केल है, कितने बच्चों के साथ काम कर रहे हो अभी आप, और कितने स्कूल्स के साथ काम कर रहे हो, किस तरह का स्केल है अभी काम का? उपक्रम सोनभद्र में ही अभी ऑपरेशन हमारा सोनभद्र में ही है। हम्म, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं टीचर्स के साथ मिलके। तो हम्म, डाइट लेवल पे जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ब्लॉक लेवल पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हमारा जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है हम्म, वो हम 22 स्कूल्स में कर रहे हैं। और अभी हम इस साल कुछ और स्कूल, मतलब हम इस साल 5 और स्कूल्स बढ़ाएंगे। तो हम्म, हमारा ये भी है कि हम डायरेक्ट कुछ स्कूल्स को इस तरह से क्रिएट कर पाए कि वो एक मॉडल मॉडल हो। स्कूल की तरह उनको दिखे कि हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स पैसा नहीं है इसलिए ऑप्शन होगा। ये हम्म, गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतना बेहतर करते हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस स्कूल में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन स्कूल्स को बेहतर कर पाए, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ करना है। इसलिए हम टीचर्स के साथ काम करते हैं कि अगर हमारा टीचर, अगर लाइब्रेरी हमारे यहाँ नहीं चल रही है स्कूल में, या फिर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, भाषा की कक्षा चल रही है, तो भाषा की कक्षा में क्या इनोवेशंस हो सकते हैं कि हम्म, सिर्फ क ख ग घ से पढ़ा नहीं पढ़ाए। और अभी तो खैर बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कि हम पूरा होल टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाएं। तो हम इस तरह से हम्म। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह से हो रहा है। Great. किरण जी, आपने 2018 से अब तक बहुत सारे टीम मेंबर्स ने आपको ज्वाइन किया होगा। जैसे आप कह रहे हैं 5 स्कूल में और काम कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट के साथ और काम बढ़ाएंगे सिस्टम स्ट्रेंथन का। जब आप लोग अपनी टीम में किसी को हायर करते हैं, क्या स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड आप देखते हैं हायर करते टाइम पे? ये मैं, जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके भी हाथ पे भी पूछ रहा हूँ कि अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो आपका हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है? कैसे आप डिसाइड करते हो कि इस पर्सन को लेना है हमें? हम लोग ना सबसे पहले जब हायरिंग प्रोसेस में जाते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं डायरेक्ट बच्चों के साथ में, तो हम सबसे पहली चीज यही देखते हैं कि एसोसिएट लेवल पे अगर हम यहाँ पे हायर कर रहे हैं तो लोकल हों, लोकल टैलेंट आए। क्योंकि ये इस तरह का पूरा हमारा क्षेत्र है जहाँ पे मुश्किल है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यूथ के लिए बहुत, तो सबको बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि वो बाहर वो टैलेंट ना जाए, यहीं पे रुक जाए, तो उसको नर्चर करना है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि बच्चे के साथ काम करने में उस वो सहज हो।
और हम इंटरव्यू में उनके साथ ये जरूर देखते हैं कि हाँ ये क्लासरूम में कैसे काम करेंगे। कई इंटरव्यू में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बोलते हैं नहीं, बच्चों को बिना पीटे क्लास में काम नहीं चलेगा। वो मानसिकता है, और उस मानसिकता पे काम करना बड़ा मुश्किल है। तो हम माइंडसेट को देखते हैं कि उसका माइंडसेट ठीक हो। आप ना हम्म। टैलेंट क्रिएट कर सकते हैं, पर माइंडसेट को चेंज करने में बहुत समय लगता है। हम्म। तो हम इसलिए चाहते हैं कि वो माइंडसेट बच्चों को लेके बहुत खुला होना चाहिए, कि बच्चों को मार पीट के नहीं करना है काम क्लासरूम में, बच्चे के साथ हम सहज रूप से काम कर पाए। दूसरा, बच्चों को हमेशा ये दिमाग में रहता है लोगों के कि हाँ डांट देंगे, हम बड़े हैं तो चुप हो जाएगा, तो हम ये वाला टेस्ट ना सबसे पहले करते हैं। और हम्म। दूसरा कि क्योंकि हम भाषा में काम कर रहे हैं, भाषा उनकी अच्छी हो, थोड़ा लिखने पढ़ने का, हिंदी क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी पढ़ना लिखना उनको बेहतर आए, वो लिख पढ़ पाए और थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए बच्चों के सामने। हम बच्चों के लिए ही स्पेशली देखते हैं। हम्म। और तीसरी चीज ये है कि जो लोग भी आए, कम से कम यहाँ पे, क्योंकि जो समुदाय से लोग आते हैं बहुत सारे लोग 12th पास ही होते हैं, तो हम हम्म। कोशिश करते हैं कि उनका अगर वो माइंडसेट अच्छा है, वो काम करने के बहुत इच्छुक हैं, तो हम्म। हम उनको, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने साथ 3 साल रख करके उनको काम भी सिखा पाए, और वो कुछ अर्निंग भी कर लें, क्योंकि उनके घर की जरूरतें होती हैं। हमारा ये रहता है कि माइंडसेट अच्छा हो। और हम्म। चौथा कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहें, हम्म। कि अगर वो जिस समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, कई बार हमारे जो लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए वो खुद वीकर सेक्शन से होते हैं, पर उनका ये एक स्टेटमेंट बहुत आता है कि हम गरीब बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरा ये रहता है कि भाई हम गरीब बच्चा, और ये नहीं, बच्चा बच्चा होता है, वो गरीब हम्म। या अमीर का बच्चा नहीं होता है, तो हमें ना गरीब और अमीर बच्चा नहीं देखना है। क्या हम अमीर बच्चों के साथ काम करेंगे तो हम उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं प्रेरित करेंगे? या हम्म। तो आप ना सिर्फ गरीब अमीर का लेबल हटा के बच्चे के साथ काम करने के लिए आइए। आप हम्म। यहाँ से फ्री हो जाइए कि हम किस तरह के बच्चों के साथ जा रहे हैं। आपको सिर्फ बच्चे के साथ काम करना है, क्लासरूम में आएगा। तो इस लेवल पे तो एसोसिएट लेवल पे जो क्लास में काम करें हम वहाँ ये देखते हैं। दूसरा, अगर हम थोड़ा इस तरह की हायरिंग कर रहे हैं मैनेजरियल लेवल पे या लीडर्स लीड लेवल पे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो टीम को समझने का उनमें एक स्किल होना चाहिए, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स में महिलाएं ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पूरे टीम में सिर्फ 2 ही मेल थे, निखिल और हमारा को फाउंडर, और दूसरा जब बाद में एक प्रोग्राम मैनेजर आए। हम्म। तो ये दोनों ने एक हमारे टीम मेंबर्स के सामने, महिलाओं के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रखा कि हम्म। महिलाओं के साथ कैसे काम किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आप महिलाओं के साथ कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और महिलाओं को भी हम ये करते हैं कि मेल मेंबर्स हमारे यहाँ कम हैं, अगर मैनेजर लेवल पे या एसोसिएट लेवल पे मेल आ रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर हावी नहीं होना है। आपका वो कलीग है तो कलीग के साथ आप बिल्कुल बराबरी में रहेंगे। वहां कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ हम ज्यादा हैं और ये इनकी संख्या कम है। तो ये बहुत सारे चीजें होती हैं, हम उसको ध्यान में रखते हैं। और डेडिकेशन, हमें लगता है कि डेडिकेशन भी हम देखते हम्म। हैं, आपका है भी नहीं मन, या सिर्फ आपको अभी नीड है। नीड भी मैं मानती हूँ कि नीड पे काम हमें रखना चाहिए, लेकिन डेडिकेशन होगा। हो सकता है कि मैं आपको एक अच्छे उस पर रख रही हूँ पे स्केल पे, लेकिन आपको उससे भी बेहतर मिला। लेकिन हम्म। सोनभद्र जैसे चैलेंजिंग जगह के लिए हमें चाहिए एक डेडिकेशन वाला इंसान, जो कि 2-3 साल कम से कम कमिटमेंट दे दे। हम्म। तो हम थोड़ा उस तरह से भी सोचते हैं कि हायरिंग में देखें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं हम जब हायरिंग हायरिंग करते ग्रुप। हैं, कि शॉर्टलिस्ट किया, फर्स्ट राउंड उनका इंटरव्यू हुआ, फिर सेकेंड राउंड हुआ उनका, फिर थर्ड राउंड, तो 3 राउंड तो हम उनके साथ में समय बिताते हैं। और कोई बाहर से आने वाला है तो हम उसको एक बार अपने जगह पे बुलाते हैं, डाला में बुलाते हैं कि आप आके इस ज्योग्राफी को एक्सप्लोर कर लो, देख लो, हम्म। और इसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको यहाँ रहना है या नहीं। हम्म। तो ये कुछ चीजें हम ध्यान रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। अगला सवाल है मेरा, अगर कोई आपके साथ करियर एक्सप्लोर करना चाह रहा है, अलाइन है माइंडसेट के साथ, एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरह के सैलरीज और ग्रोथ पाथवेज इंडिविजुअल देख सकते हैं उपक्रम के साथ काम करते हुए? हम लोग एसोसिएट लेवल पे जब हायरिंग करते हैं तो उसमें 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और इसके लिए हम
12.5 to 15 का एक कैप रखते हैं। इसके बाद हम एसोसिएट्स को ही अगर ग्रो करते हुए देख रहे हैं, वो सीनियर एसोसिएट होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर के लेवल पे जाते हैं। ये कोऑर्डिनेटर की उनकी जर्नी कम से कम 5 से 6 साल की होती है पहुंचने तक की। हम्म। तो कोऑर्डिनेटर लेवल पे हम लगभग 20,000 तक हम उनको देते हैं। और फिर ये अगर एकेडमिक लीड हो रहे हैं या किसी प्रोग्राम को लीड करने की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी सैलरी 25 to 30 हम करते हैं। और फिर इसके बाद हम मैनेजरियल लेवल पे अगर देखते हैं तो 45 और 50 के बीच का कैप रखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सैलरी कोट कर रहे हैं। ग्रेट। किरण, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपका भी। और आप गांव से निकले, यूजी किया आपने बनारस में, दिल्ली आए, उत्तराखंड गए, वापस सोनभद्र आए। एक एंटरप्रेन्योरशियल जर्नी आपकी रही है। दोज हु आर वाचिंग यू, दे आर एस्पायरिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको अगर कुछ कहना हो जो एस्पायर कर रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? जब इस ऐसे एरिया रीजन में जब आप काम करते हैं और बहुत नजदीक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मतलब मैंने अभी अगर सोनभद्र के पे कहूँ तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन एक बेहतर करना ही नहीं, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जब पानी से जूझते हुए लोगों को देखती हूँ, कल ही हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे तो मैं उनको लेके जब गाँव गई तो उन्होंने कहा इतनी दूर से इतनी धूप में पानी लेके आते हैं। तो मैंने कहा इतनी धूप का पानी ही नहीं, यहाँ 330 विलेजेस ऐसे हैं जिसमें फ्लोराइड है। और फ्लोराइड की वजह से हमारे यहाँ 20-25 साल का जो यूथ है उसको उठने बैठने में दिक्कत होती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। बच्चे पैदा होते तो उन हाथ पैर टेढ़े रहते हैं, दांत आपके बिल्कुल पीले हो जाएंगे। 40-45 ईयर का इंसान जो है आपको 70 ईयर्स का दिखता है। बहुत बुरी हालत होती है। तो कई बार हम जैसे लोग ना, उम्मीद बहुत अंदर रहती है कि अच्छा करेंगे, सबको मिलके लेके चलेंगे, लेकिन यह ऐसी चुनौतियों को देख के ना आपका दिल दहल भी जाता है। हमने बहुत सारी चीजें देखी। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको हमेशा एक अंदर में आपको कई बार बुरा लगता है, लेकिन आपको उस बुरा जब आपको लग रहा है वो देखते हुए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है क्योंकि उस बुरा को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना है। तो वो अंदर से आपको एक आवाज आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम एक दिए की तरह हैं कि दिया जलता है और अपने आसपास थोड़ा रोशनी देता है। तो वो रोशनी हमें बननी है। तो उस रोशनी को बनने के लिए हमें अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस रखना है। पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि अगर आप 9 साल से काम कर रहे हैं और कई बार आपको बहुत सारे ताने आसपास के सुनने को मिलते हैं कि 9 साल में क्या हो गया, ना तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ हुई। पर्सनल ग्रोथ को लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ में ही देखते हैं। तो तुम्हारी वो ग्रोथ कहाँ दिख रही है, तुम जहाँ काम करी वो कैसे ग्रोथ है। तो वो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करता है जब मेरे बच्चों का काम मैं देखती। तो आप जब अपने जिस स्टेक होल्डर के साथ भी काम करते हैं उसका काम देखते हुए हमें हर रोज आपको मोटिवेशन मिलता है, तो वो मोटिवेशन आप अपने काम को देखते हुए बरकरार रखें। और मुझे लगता है हम पूरी दुनिया तो नहीं बदल पाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ बदला हुआ देखते हैं। क्योंकि एक किरण जब अपने गांव से बाहर जाके पढ़ती है और ग्रेजुएट होती है, उसके बाद बहुत सारी किरण आती हैं। और मेरे यहाँ भी गांव में बहुएं भी जॉब कर रही हैं। तो हम्म। ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। तो आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीज बहुत आता है। बाकी तो हम धीरे बहुत सारे स्किल्स सीखते जाते हैं वेक्टर। आपका स्टोरी है ना, बहुत इंस्पायरिंग है किरण जी। जो आप कह रही हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को कि कॉन्फिडेंस रखिए, पेशेंस रखिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम भी देख रहे हैं जिस तरह से इकोसिस्टम मार्केट बिहेव कर रहा है, जिस तरह से चेंज ग्राउंड पे लाना है। जो आप कह रहे हैं कि कई बार सालों लग जाते हैं चीजें बदलने में, व्यवहार बदलने में, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। तो वो करेज, वो कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए अपने काम पे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उपक्रम के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, किरण जी। थैंक यू सो मच महाला। And thank you so much, everyone, those who are watching. We'll be back with another conversation next week with another non-profit founder. Till then, keep watching, keep learning, and if you are keen to explore career or opportunity with Upkiram, we are adding the link about Upkiram in the description. Do check out their work. And Sonbhadra is something that you should go once in lifetime to just understand, look,
how things are difficult on ground, and in what sort of space Upkram is actually working and ensuring that kids actually talk, express, and at least go and learn through libraries, get the exposure, get the wider sort of knowledge through these initiatives. Thank you so much. We'll see you next week.